बन जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सेल नेचर, तो वो 30 को भी क्रॉस कर जाता है, दैट इज सुपर बीटा। तो जितना जितना ये बढ़ता जाता है उतना उतना मन की अस्थिरता भी बहुत बढ़ती है, मन की शक्ति भी कम होती है। और जितना जितना हम मेडिटेट करते हैं, मन को शांत रखते हैं, उतना माइंड की पावर जो है वो बढ़ने लगती है। तो ये जो मैं आपको रिसर्च की बात बता रहा था, तो उन्होंने दादी जानकी जी को ईजी लगा के देखा। तो ईजी लगा के देखा तो कौन सी तरंगे निकल रही थी? डेल्टा तरंगे निकल रही थी, एकदम जो गहन मेडिटेशन में निकलती है या गहन नींद में निकलती है। उन्होंने सोचा कि अभी अभी ये मेडिटेशन करके आई है, इसलिए इनकी डेल्टा तरंगे निकल रही होंगी। फिर उनको कहा कि अभी आप अपना रूटीन वर्क करना शुरू करो। तो उन्होंने अपना जो रूटीन वर्क है वो करना शुरू किया। फिर बीच में उन्होंने स्टॉप करके फिर से ईजी निकाल के देखा, फिर से डेल्टा तरंगे। तो उनको लगा कि शायद अभी भी ये मेडिटेशन का इफेक्ट इनके ऊपर है। उन्होंने और 2 घंटे बीतने दिए। उनको फिर बोला कि अभी आप कुछ अपना भाषण करो। भाषण करते करते उनका ईईजी निकाल के देखा, तो भी डेल्टा तरंगे। फिर उनको आश्चर्य लगा कि अभी भी डेल्टा तरंगे निकल रही। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई फिजिकल वर्क करो। फिजिकल वर्क करते समय भी ईईजी लगा के देखा, फिर से डेल्टा तरंगे। वो बहुत आश्चर्य करने लगे कि ये ऐसे कैसे हो रहा है कि कंटिन्यूअसली ये इतनी गहन शांति की तरंगे कैसे निकल रही इनकी दिमाग से। तो फिर उनको कहा कि अभी आप गुस्सा करके दिखाओ। तो दादी जी ने कहा कि कैसे करना होता है, आप करके बताओ। तो वैसे दादी जी ने करके दिखाया, फिर भी देखा तो फिर भी डेल्टा तरंगे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अभी तक हमने इतने लोगों के ऊपर रिसर्च किया, बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा, लेकिन हमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसकी निरंतर डेल्टा तरंगे निकलती हैं, जो एकदम गहन शांति की तरंगे होती है। तो उन्होंने उनको ये पूछा दादी जानकी जी से कि ये ऐसे आपने अचीव कैसे कर लिया, इतनी माइंड की स्टेबल स्टेट, इतना आपका माइंड स्टेबल कैसे रह सकता है? तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई सालों से जो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हूँ, और मैंने परमात्मा से अपने सर्व संबंध जोड़ लिए हैं, उस सर्वशक्तिवान से सर्व संबंध जोड़ लिए हैं, और इसीलिए मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है, और हमेशा इसीलिए मेरे मन की स्थिति शांत रहती है, स्टेबल रहती है। तो वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दादी जानकी जी को ये टाइटल दिया, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा लेडी ऑफ द वर्ल्ड। तो राजयोग मेडिटेशन इसलिए मैं आपको बता रहा था क्योंकि इस मेडिटेशन की विशेषता है कि अगर आपने सुबह सुबह अपने माइंड की स्टेट को अचीव कर लिया, एक शांति अपने अनुभव कर ली, तो सारे दिन भर वो शांति की स्थिति बनी रहती है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, तो भी मन अंदर से एकदम शांत रहता है। और इसीलिए हम राजयोग मेडिटेशन में आंखें बंद करके खुली आंखों से मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि सारे दिन भर हम जो भी काम करते हैं वो तो खुली आंखों से ही करते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह हमने अपने माइंड को एक बार सेट कर दिया डेल्टा या थीटा या अल्फा की स्टेज में, तो सारे दिन भर वो स्टेज बनी रहती है और वो हमें मदद करती है। और इसीलिए राजयोग को कर्म योग भी कहा जाता है। और एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रशिया और जर्मनी के 3 साइंटिस्ट थे, लैकोवस्की, बोविस और साइमेंटन। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढ के निकाला। वास्तव में उन्होंने कुछ अलग पर्पज से वो ढूंढा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उस इंस्ट्रूमेंट से हर चीज की लाइफ फोर्स एनर्जी नापी जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग चीजों की लाइफ फोर्स एनर्जी नापना शुरू किया। फिर उन्होंने लोगों की लाइफ फोर्स एनर्जी नापी। फिर उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो उन्होंने सब लोगों की लाइफ फोर्स एनर्जी नाप के देखी, तो ऑन एन एवरेज 7000 के आसपास थी। फिर उन्होंने उन लोगों को कहा कि आप अपने जीवन के निगेटिव घटनाओं को याद करो, जो भी आपके पास्ट में जो भी बुरी घटनाएं हुई थी उनको याद करो। और वो याद करने के बाद फिर से उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी चेक करके देखी। उतना लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी कम हो जाती है। फिर उन्होंने उनका जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स माना जो अंतराल में जाते हैं, जैसे मून में जाते हैं, है ना। तो ये एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने उनको बुलाया बुलाया और उनको ऐसे स्पेस सूट भी पहनाया और ऐसा सारा एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जैसे कि अभी उनको स्पेस में भेजने वाले हैं। उनको वैसे ही सारा फीडिंग दिया गया उनके माइंड में कि अभी आपको स्पेस में जाना है, और वैसे सारा वातावरण क्रिएट किया। उसके पहले उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी नाप के देखी तो लगभग 7000 के आसपास थी। लेकिन जैसे जैसे उनको सजेशंस देते गए कि अभी आपको जाना है, अभी काउंटिंग स्टार्ट हो गया, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो जैसे जैसे ये उन्होंने देखा, तो जैसे जैसे उनको ऐसा महसूस कराया गया है कि वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो महसूस करते जा रहे थे कि हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी भी ऊपर ऊपर जा रही थी, माना बढ़ती जा रही थी, है ना। तो बढ़ते 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 7000 से 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 18,000 तक पहुंच गई। तो 18,000 तक जब पहुंच गई तो उन्होंने उनको हिला के देखा तो वो वहां थे नहीं माना जिंदा थे, लेकिन मन बुद्धि उनकी कहाँ पहुंच गई थी, मन बुद्धि से वो स्पेस में पहुंच गए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये बात समझ में आई कि अगर किसी भी विधि से हम अपने मन बुद्धि को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उससे हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया राजयोग मेडिटेशन में भी क्या किया जाता है, एक तो सबसे पहले तो गोइंग इनवर्ड्स, अपने अंदर हम जाते हैं, और फिर गोइंग अपवर्ड्स। तो जितना जितना हम ऊपर चले जाते हैं मन बुद्धि से, तो उतना उतना हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो वायरसेस बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी भी लाइफ फोर्स एनर्जी नाप के देखी। तो उन्होंने देखा कि उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी कम थी, है ना, 7000 से कम थी, माना किसी की 3000, 2000, तो 4000। तो इससे उनको ये बात समझ में आई कि अगर किसी भी कारण से हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाती है और उस वायरस या बैक्टीरिया के साथ मैच करती है, तभी वो वायरस या बैक्टीरिया अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाल सकता है, अदरवाइज वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर हम किसी भी विधि से अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा के रखते हैं तो उससे ये सब वायरसेस बैक्टीरिया हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात उनको समझ में आई। फिर उन्होंने अलग अलग जो खाना होता है उसकी भी लाइफ फोर्स एनर्जी चेक करके देखी। जैसे ताजे फल होते हैं और अंकुरित होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जो अभी अभी माना खेत में से निकाल के लाए हैं, तो उन्होंने देखा कि अभी अभी पेड़ से तोड़ा हुआ जो फल है उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी लगभग 13,000, 14,000 के आसपास थी। फिर जैसे 2 दिन बीत गए तो वो 11,000, 10,000 पर पहुंच गया। फिर और 4 दिन बीत गए तो वो 7,000 से भी नीचे। तो इसीलिए जितना कोई भी चीज जितना ज्यादा बासी होती जाती है उतना उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी भी कम होती जाती है। फिर उन्होंने जो तली हुई चीजें होती है, जो बहुत ज्यादा मिठाइयाँ, पकोड़े, समोसे, ऐसी जो चीजें होती है, उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी देखी तो लगभग 3000, 4000 के आसपास थी। और जो माना जो ताजी ताजी चीजें, जो नेचुरल चीजें होती है, उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी 11,000, 12,000 के आसपास थी। तो ये भी माना बात समझ में आ गई कि ये जो चीजें होती है, जो नेचुरल चीजें होती है, जो ताजी चीजें होती है, उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छी रहती है और हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ाने में हमें वो मदद करते हैं। इसलिए देखो, ताजा ताजा फल अगर हम खाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, एकदम एनर्जेटिक फील होता है। और कोई तली हुई चीज है, पराठा है, समोसा है, पकोड़े है, पूरी है, जैसे परोठे खाते हैं तो परोठे खाने के बाद कैसा महसूस होता है, एकदम जैसे हेवी हेवी महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे नींद आ गई, क्योंकि लाइफ फोर्स एनर्जी उससे कम हो जाती है। फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो जगह होती है उनकी भी लाइफ फोर्स एनर्जी चेक करके देखी। जैसे जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, या जो मुर्दा घर होते हैं, तो वहां उन्होंने देखा कि लाइफ फोर्स एनर्जी का लेवल कम था, लगभग 3000, 4000 के आसपास था। और फिर उन्होंने जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं, जहाँ पे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी देखी थी लगभग 11,000, 12,000 के आसपास थी। फिर उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं लोग, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ध्यान करते हैं, वहां देखा तो वहां 14,000, 15,000 के आसपास थी। तो इसीलिए ये बात समझ में आई। इसलिए देखो, हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है, और जब हम शमशान में जाते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे एकदम एनर्जी लेवल डाउन हो गई, है ना, ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी ही नहीं है। तो ये जो स्थान होते हैं ना, उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं उस स्थान के, उसका असर हमारे एनर्जी लेवल के ऊपर पड़ता है।
तो इसीलिए अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन भी करते हैं तो उसके लिए भी एक प्रॉपर स्थान फिक्स होना चाहिए। कोई भी घर में कोई भी एक जगह, उस जगह को ही फिक्स रखना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए भी, क्योंकि फिर धीरे धीरे उस जगह के वाइब्रेशंस बनेंगे और फिर वो वाइब्रेशंस जो है वो आपको फिर मेडिटेशन करने में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए इनिशियल स्टेज में मेडिटेशन सेंटर पे जाके मेडिटेशन करना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारीज है, तो वहां पे कई सारे लोग इकट्ठा होकर मेडिटेशन करते हैं। अभी तो चलो लॉकडाउन के कारण नहीं जा सकते हैं, लेकिन अभी मान लो आप घर पे हैं तो घर में भी कोई एक स्थान में ही बैठ के वहां वो स्थान फिक्स कर लेना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, और उसी स्थान में मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे उस जगह के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और फिर वो वाइब्रेशन हमें मेडिटेशन में हेल्प करते हैं, जल्दी मन एकाग्र होने लगता है। इसलिए कई लोग जो है ना वो मेडिटेशन सेंटर पे आते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी आते हैं, तो कहते हैं यहाँ आने पर तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हम अपने कार्य व्यवहार में जाते हैं तो फिर से जैसे के थे वैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो वाइब्रेशंस हैं और यहाँ के वाइब्रेशंस हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो इसलिए घर में भी आप ऐसा स्थान बना सकते हैं जिसकी वजह से वहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट होने लग जाए, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होने लग जाए, और वो पॉजिटिव वाइब्स आपको हेल्प करें पॉजिटिव रहने के लिए। तो कोई भी नेगेटिव बात भी हो जाती है, क्योंकि देखिए परिस्थितियां तो आएंगी, डिफिकल्ट सिचुएशंस तो आएंगी, तो ऐसी कोई भी बात हो जाती है तो उस स्थान पे अगर आप जाके 5 मिनट भी बैठते हैं ना तो आपको थोड़ा सुकून लगेगा, थोड़ा शांति का अनुभव होगा। तो इसीलिए ऐसे करते करते अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करने लगेंगे तो धीरे धीरे पूरे घर के वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएंगे, है ना। घर के वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। हम में से कई लोगों का एक्सपीरियंस है कि हमारे घर में कोई भी आता है तो कहता है कि यहाँ आने पर बड़ा सुकून लगता है, बड़ा शांति का अनुभव होता है, क्योंकि जितना हमारे अंदर से परिवर्तन आता है, जितना जितना हम परिवर्तन होते रहते हैं तो उसका असर वातावरण के ऊपर भी हो जाता है। मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूंगा। एक छोटा सा बच्चा था, अपने फादर को बार बार काम में डिस्टर्ब कर रहा था, और फादर तो अपने काम में बिजी थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उनका, और इसीलिए उनको बार बार कॉल्स आ रहे थे। क्योंकि देखा जाता है कि वहां ऑफिस में जाके काम करना ज्यादा बेटर होता है रादर देन वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि घर में रहकर ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं, ज्यादा डिस्टर्बेंसेस भी होते रहते हैं। तो इसीलिए ये पिताजी भी जो है ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और बच्चा आके बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको कैसे बिजी करूं कि ये बिजी हो जाए, इसके लिए क्या करूं। तो उन्होंने देखा कि टेबल पे एक वर्ल्ड का मैप पड़ा हुआ था कागज का। तो उन्होंने क्या किया कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके हाथ में थमा दिए और कहा कि इसको ठीक से जोड़ के लाना, जब तक तुम इसको ठीक से जोड़ते नहीं हो तब तक मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो उनको लगा चलो अभी ये तो जोड़ नहीं पाएगा, इतना छोटा सा है, तो ये कैसे जोड़ लेगा, क्योंकि इसको तो अभी पढ़ाया भी नहीं गया होगा वर्ल्ड मैप के बारे में। लेकिन बच्चा जो है वो 20 मिनट के बाद फिर से हाजिर हो गया। तो पिताजी ने कहा मैंने तुमको कहा था ना जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक मेरे पास नहीं आना। तो बच्चे ने कहा कि डैडी डैडी मैंने वो काम कर दिया। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जाके देखा तो वास्तव में उसने बिल्कुल ठीक जोड़ दिया था, वर्ल्ड मैप में कहीं भी जोड़ने में कोई भी गलती नहीं थी। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे मैंने तो इस विश्व के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तुमने इतने थोड़े से समय में इसको कैसे जोड़ दिया। बच्चे ने कहा डैडी ये जो वर्ल्ड मैप है ना इसके पीछे व्यक्ति का एक बड़ा चित्र था, मैंने व्यक्ति को जोड़ दिया तो विश्व अपने आप जुड़ गया। तो ये जो कहानी है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब हम स्वयं को परिवर्तन करते हैं, स्वयं को चेंज करते हैं, स्वयं को ठीक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली विश्व जो है वो बदल जाता है। जितना हमारे अंदर से ये वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं, डर चिंता तनाव के बजाय शांति खुशी शक्ति के वाइब्रेशंस निकलने लगते हैं, उतना बाहर की चीजों का हमारे ऊपर असर होने के बजाय हमारे पॉजिटिविटी का असर एनवायरनमेंट पे होने लगता है और वातावरण बदलने लगता है। तो इससे पूरे घरों में भी परिवर्तन, घर का वायुमंडल बदलने लगता है, एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। क्योंकि देखो जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है ना, ऐसे स्थान पे कोई शांत व्यक्ति भी जाता है ना तो वो वाइब्रेशंस का उसके ऊपर असर होने लगता है और उसको भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो इसीलिए हमारे घर के वाइब्रेशंस भी अगर हमको पॉजिटिव बनाने हैं तो उसमें भी हमें ये राजयोग मेडिटेशन बहुत हेल्प में आता है, काम में आता है। और जितना हमारे अंदर परिवर्तन आता है
तो बिना बोले घर के और सदस्यों के अंदर भी वो परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि देखो, हमारे उपदेश करने से लोग बदलते नहीं है। कई बार देखा जाता है ना, हम कितना उनको समझाते हैं, खास करके आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनको आप जितना उपदेश देंगे ना, उतना वो डोंट केयर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, मन ही मन में कहेंगे कि चलो इनका लेक्चर अभी शुरू हो गया। तो इसलिए उनको उपदेश देने के बजाय जब वो देखेंगे कि आपके अंदर जो चेंज आ गया है, वो चेंज देख के वो वाइब्रेशंस को जब वो महसूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। तो अगर दूसरे किसी को आप बदलना चाहते हैं, तो दूसरे किसी को बदलना तो आसान, को बदलना जरूर हमारे कंट्रोल में है। दूसरे किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को चेंज करने की सोचेगा, तभी उसके अंदर वो परिवर्तन आने लगता है। तो इसीलिए जितना हम स्व को परिवर्तन करते हैं, तो हमें देख के घर के सदस्यों में परिवर्तन आता है, तो एक घर बदल जाता है। उस पूरे घर परिवार को देख के दूसरे कई सारे परिवार बदल जाते हैं, और उन सारे परिवारों के परिवर्तन से पूरा मोहल्ला जो है वो परिवर्तन हो जाता है। उस मोहल्ले को देख के और कई सारे मोहल्ले परिवर्तन हो जाते हैं, और उस शहर के परिवर्तन को देख के, तो ऐसे ये परिवर्तन की लहर जो है ये फैलती जाती है, और स्व परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन आने लगता है। तो इसीलिए अगर ये जो विश्व में जो नेगेटिव परिवर्तन आया है, उसको भी अगर हमें चेंज करना है, तो उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। और जितना हम ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए भी स्वयं को जितना पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कमल होता है, कमल होता भले ही कीचड़ में है, लेकिन उस कीचड़ के प्रभाव से वो परे होता है। तो हमें भी अगर अपने जीवन को ऐसा कमल पुष्प के समान बनाना है, तो नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना ये बहुत 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 जरूरी है। और इसका अगर शॉर्ट में एबीसीडी बताना है, तो इसका एबीसी में शॉर्ट में इतना कहूंगा, जैसे अभी तक हमने ए के बारे में सुना था, बचपन से सुनते आते थे, ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। लेकिन मेडिटेशन में थोड़ा सा अलग होता है, ए फॉर आत्मा। तो ये फर्स्ट लेसन पक्का करना बहुत जरूरी होता है। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, माना आत्मा का जो पिता है, परमात्मा है, तो वो बाबा। एंड सी फॉर कनेक्शन। तो जितना हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, उस पिता परमात्मा को याद करते हैं और उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उतना नेगेटिविटी से बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं, और कमल पुष्प के समान हमारा जीवन बन सकता है। और उसके साथ साथ जो 7 इनेट क्वालिटीज मैंने आपको बताई, उसका हमारे शरीर के जो 8 सिस्टम्स है उसके साथ भी कनेक्शन होता है। नॉलेज का संबंध है हमारे ब्रेन के साथ। जितना जितना हम इस ज्ञान को समझने लगते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं, ये ज्ञान जितना हमारे अंदर उतरता है, उतना ब्रेन हमारा शक्तिशाली होता है। प्योरिटी, पवित्रता का संबंध है हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम। तो जितना जितना प्योरिटी आती है विचारों में, उतना हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। तीसरा जो गुण है शांति, उसका संबंध है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, फेफड़ों के साथ। तो देखो, कोविड-19 भी मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, तो इसलिए शांति की अनुभूति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना शांति का अनुभव करेंगे, पवित्रता का अनुभव करेंगे, ज्ञान का अनुभव करेंगे, उतना ब्रेन, हमारी इम्यून सिस्टम और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम तीनों बहुत शक्तिशाली बनेंगे। लव, प्रेम का संबंध है हमारे हार्ट के साथ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ। जितना परमात्मा जो प्रेम का सागर है, उसके प्रेम का अनुभव करेंगे, उतना उतना हमारा हार्ट भी जो है वो पावरफुल होगा, इजीली हार्ट अटैक नहीं आएगा। हैप्पीनेस, जैसे कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, वास्तव में जितना खुश रहना सीखेंगे, उतना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा, हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा। जितना जितना हम आनंद का अनुभव करेंगे, उतना हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, वो अच्छे से काम करने लगेगी। डायबिटीज है, शुगर है, तो वो भी नॉर्मल में आने लगेगा। जितना जितना हम शक्ति का अनुभव करेंगे जीवन में, उतने हमारे मसल्स और बोन्स ये पावरफुल बनेंगे। और ये सातों गुणों का जितना हम अनुभव करेंगे, उतना हमारा जो 8वां अंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत मजबूती से काम करेगा। कोई भी टॉक्सिन को शरीर में रुकने नहीं देगा। तो जब हम आत्मा समझते हैं स्वयं को, तो ये 7 इनेट क्वालिटीज जो है ये रोल प्ले करने लगती है अपना। और जितना ये 7 इनेट क्वालिटीज रोल प्ले करने लगती है, उतना हमारे शरीर के 8 अंग जो है वो
बहुत अच्छी तरह से अपना काम करने लगते हैं और उससे हम सदा स्वस्थ, कभी कभी स्वस्थ नहीं, कभी स्वस्थ कभी बीमार नहीं, सदा स्वस्थ, सदा खुश और सदा समृद्ध जीवन का अनुभव कर सकते हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसके सिवाय और क्या चाहिए? तो यही है हमारे लक को अनलॉक करने की, माना लक के लॉक को अनलॉक करने की चाबी। जितना जितना हम इसका अभ्यास करेंगे प्रैक्टिकली, उतना उतना हमारे अंदर ये परिवर्तन आने लगेगा। और इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद की कुछ बात भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपना आहार सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, लोग क्या सोचते हैं कि हम दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारा आहार जो है वो सबसे बड़ी दवाई है। आहार जैसी दवाई दूसरी कोई नहीं है। तो इसीलिए पथ्ये सति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषजम किम निषेवणैहि। माना अगर हम सही आहार लेते हैं तो हमें दवाई की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर हम सही आहार नहीं लेते हैं तो दवाई हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो अभी सीजन के हिसाब से भी हमें कैसा आहार लेना चाहिए, क्योंकि देखो गर्मी बढ़ती जा रही है, तो लिक्विड डाइट ज्यादा होना चाहिए। फल भी देखो प्रकृति हमारे लिए कैसे निर्माण करती है। देखो वाटरमेलन कितना सुंदर फल है। तो ऐसे फल सीजन के हिसाब से जो प्रकृति हमारे लिए निर्माण करती है, मैंगो जो इस सीजन का फल है, तो वो जो सीजन के फल होते हैं वो भी हम दिन भर में एक टाइम फिक्स करें और उस समय उस सीजन के फल जरूर खाएं। क्योंकि जो फल होते हैं उनमें ऐसे तत्व होते हैं जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो बीमारी से हमें दूर रखते हैं। क्योंकि बीमारी होती क्यों है? शरीर में जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं तो बीमारी होती है, और जो फलों में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसीलिए कोई ना कोई फल जरूर खाएं, है ना। चाय कॉफी पीने के बजाय अगर हम नींबू पानी पिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बताया आपको, नींबू में क्या होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसीलिए रेगुलरली नींबू पानी। दो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली के हिसाब से लोग दही बहुत रेगुलरली और बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो बताई हुई चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दही और शहद, ये दो चीजें ऐसी है जो कभी भी किसी भी गर्म चीज के साथ मिक्स करके नहीं खानी होती है। गरम सब्जी में आप दही डाल के खा रहे हैं, गलत है। गर्म पानी में आप नींबू और शहद डाल के खा रहे हैं, गलत है। गर्म पानी में नींबू डाल के ले सकते हैं, शहद कभी भी, शहद और दही ये दो चीजें ऐसी है जो गर्म चीज के साथ मिक्स करके नहीं खानी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, गर्मी के दिनों में दही नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर लोग गर्मी के दिनों में दही खाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में दही नहीं खाना चाहिए। दही भले ही स्पर्श में शीत है, लेकिन उसकी तासीर गर्म है। इसलिए आयुर्वेद कहता है मार्च अप्रैल मई जून सितंबर अक्टूबर, ये 6 महीने दही बिल्कुल नहीं खाओ। बाकी के बचे 6 महीने में भी रात को दही नहीं खाओ, दिन में भी रेगुलरली दही नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी समय पूरा हो रहा है, तो इसीलिए मैं आप सभी को कहूंगा, वात से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है ऑयल, तेल। कहीं भी अगर दर्द हो रहा है आपको, घर में जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल छोड़ के, क्योंकि कोकोनट ऑयल ठंडा होता है, तो बाकी कोई भी ऑयल है उसको थोड़ा सा गर्म करके अगर आप वहां पे मसाज करते हैं, कहीं भी दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, वहां पे अगर मसाज करते हैं तो वो दर्द कम होने में मदद मिलती है। पित्त से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें दूध और घी ये बहुत हेल्प करते हैं। और कफ के लिए शहद और अदरक ये बहुत ही सुंदर दवाइयां हैं जो घर में ही अवेलेबल होती है। तो इस प्रकार से अभी समय पूरा हो रहा है, तो लास्ट में मैं एक गीत आपको सुनाना चाहूंगा और सबको ये कहूंगा कि जरूर अपने समय का सदुपयोग करें, अपना आहार सही रखें, अपना एक्टिविटी सही रखें, थोड़ा समय निकाल के कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि घर के बाहर अभी निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए बैठे 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 ना रहे, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें घर में भी, और मेडिटेशन जरूर करें, ताकि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मन जो है वो शक्तिशाली रहे। राजयोग मेडिटेशन का प्रतिदिन अभ्यास करें। अगर आपने 7 डेज का कोर्स नहीं किया है, ऑनलाइन कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये गीत आप सभी के लिए
सुनाकर मैं यहाँ पे सेशन पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि समय अभी पूरा हो रहा है। तो ये जो गीत है, ये बहुत ही अच्छा गीत है। आपने सुना होगा, क्योंकि ये फिल्मी सॉन्ग है, येशुदास जी ने गाया हुआ है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। हो, इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाकर हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। हो, सपना हो जाए वो पूरा हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। थैंक यू।
तो सदा खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें, सदा स्वस्थ रहें, सदा समृद्ध रहें। यही मेरी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। दिलीप भाई को हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स टू परमात्मा शिव बाबा जिन्होंने उनको निमित्त बनाया कि इन परिस्थितियों में, ऐसे समय में हमें आकर उन्होंने प्रेरणाएं दी, और अवश्य ही हम सब इन सभी प्रेरणाओं को अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो इसके साथ ये 3 दिवसीय सत्र खत्म होते हैं, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है, हमारे पास आखिरी 5 मिनट्स है, आप इसी चैट विंडो में डाल सकते हैं।